This is John Gall speaking. Let us look beyond the horizon. तो आज काफ़ी लंबा समय वेट करने के बाद आज मैं बैठा हूँ अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए. सो वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट फॉर द जॉन गॉल स्पीकिंग चैनल. आज का जो मेरा पहला टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है साउंड मनी के ऊपर. बट अपने मेन सब्जेक्ट या अपने मेन टॉपिक में घुसने से पहले मैं जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा पॉडकास्ट के बारे में. बेसिक रीज़न क्या था ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, या मैंने पॉडकास्ट को एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्यों चूज़ किया. सो सबसे पहला तो ये है कि मुझे खुद पर्सनली पॉडकास्ट सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड मैंने जो चीज़ नोटिस की रिगार्डिंग पॉडकास्ट एज़ कम्पेयर टू दी वीडियो कंटेंट जो कि हमें काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अभी अवेलेबल है, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो. सो उसके साथ दिक्कत मुझे ये लगती है कि वीडियो कंटेंट में आपका जो ध्यान है वो स्क्रीन पे रहना चाहिए. तो आप ऑडियो तो सुन ही रहे हो, सामने वाला आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, प्लस वीडियो में कुछ प्रेजेंटेशंस एंड ऑल चीज़ें रहती हैं, तो उन पे आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है. पॉडकास्ट में मुझे सबसे सही चीज़ क्या लगती है, आप अपना कोई भी दूसरा काम करते हुए, चाहे आप अपने ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं कार में ड्राइव करते हुए, या आप घर पे बैठे अपना कुछ काम कर रहे हैं, आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं, आपको किसी और चीज़ पे अपना जो कह सकते हैं अपने जो विजुअल सेंसेस हैं, जो आंखें हैं, उनको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना कोई भी दूसरा काम करते हो पॉडकास्ट सुन सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आई जनरली डू. फिर वो चाहे कुकिंग हो या मैं बैठ के अपना घर पे कोई भी अपना काम कर रहा हूँ, या फ्री टाइम पे अगर मैं गेम्स भी खेल रहा हूँ उसके साथ में मैं पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ. सो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिनकी वजह से मुझे पॉडकास्ट एज अ फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा सही लगता है. एंड अगर मैं चैनल का इंट्रोडक्शन देने की बात करूँ, सो एज़ यू ऑलरेडी नो एक एजुकेशनल चैनल है, और जो मेरा पॉडकास्ट है उसकी भी जो थीम है वो एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव ही होने वाली है. बाकी यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा जिसके बारे में हम यूजुअली उतना बात नहीं करते हैं, या मैंने नोटिस किया है कि हमारे यहाँ इन द सेंस कि हमारी कंट्री में पर बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आई अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ गुड चैनल्स, बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है रिगार्डिंग फाइनेंस एंड ऑल दिस थिंग्स. इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसमें डीप घुसना नहीं चाहता, ना कोई इन चीज़ों में लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मैं इस टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा डीप डाइव करके कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, एंड मैंने ऐसा कोई बहुत सर्टेन एक फॉर्मेट अभी तक सोचा नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व होती जाएंगी और कहीं ना कहीं धीरे से एक सर्टेन फॉर्मेट खुद ही डेवलप हो जाएगा. तो मैं जो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, एंड उसके बाद में मार्केट साइकिल्स एंड फाइनेंस के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन होगा एंड रहेगा ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक इंटर रिलेशनशिप इनकी चलती है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की. और दूसरा जियो पॉलिटिक्स. तो जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में उसमें जाऊँगा, बट ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमें लगती है कि भाई जो मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो है उसको अफेक्ट कर सकती है, उस पर कोई इम्पैक्ट ला सकती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे. बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे मुझे लगता है कि भाई बातें होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम. The only aim of this channel or this podcast is to give information. ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें मुझे इंटरेस्ट रहा है, जिनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, तो मैं जस्ट अपनी एक पूल ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. आज हम डिस्कस करेंगे जिस चीज़ के बारे में, उसे हम कहते हैं साउंड मनी. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई फ्रॉम द 2 schools ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 2 मेन स्कूल्स कह लीजिए, ब्रांचेस कह लीजिए, 2 डाइवर्स टॉपिक्स जो हम इकोनॉमिक्स में यूजुअली डिस्कस करते हैं. एक है ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स और दूसरा कीनीशियन इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कीनीशियन इकोनॉमिक्स से. आप कह सकते हैं भी सबसे कॉमन जो स्कूल ऑफ थॉट है जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो जो कि बेसिकली आपको कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, जिनके बेसिस पे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो है कीनीशियन इकोनॉमिक्स. ओके, कीनीशियन इकोनॉमिक्स का बेसिकली
इसके बारे में डिटेल में आगे चल के हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे, जल्दी ही डिस्कस करेंगे आई गेस। सो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि कीनजियन इकोनॉमिक्स मेनार्ड कीन्स करके काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिनका काफ़ी बड़ा रोल था ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ओके, यूके को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, और उस टाइम पे उन्होंने अपना कीनजियन थ्योरी आगे लाई थी कि कैसे जो ग्रेट डिप्रेशन का समय था उससे कैसे जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ उस डिप्रेशन को झेल रही थी, वो कैसे उससे बाहर आ सकती थी। तो उनका ये मानना था कि भाई उनकी थ्योरी के हिसाब से गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल मेल्टडाउन, इकोनॉमिक डाउनटर्न, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ऐसे समय पे ज़रूरी है। ज़रूरी किस सेंस में है? एक मॉनिटरी स्टिमुलस के सेंस में। मॉनिटरी स्टिमुलस यानी कि मार्केट में मनी प्रोवाइड करना, बल्कि करेंसी कहना ज़्यादा सही होगा। तो मार्केट में करेंसी प्रोवाइड करना जिससे मार्केट में एक डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट जो क्रिएट हुआ है उसके रिवर्स में मार्केट ऊपर जा सके। डिफ्लेशन में जनरली क्या होता है, चीज़ों के प्राइसेस कम होते हैं और ये देखा गया भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। मार्केट में हम पैसा फैलाते हैं, चीज़ों के प्राइसेस को स्टेबलाइज़ करते हैं, एसेट के प्राइसेस को हम स्टेबलाइज़ करते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं और कोशिश करते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की। ये बहुत ही बेसिक है कीनजियन इकोनॉमिक्स का। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे कीनजियन इकोनॉमिक्स के साथ क्या लगती है, यहाँ पे बेसिकली जो मॉनेटरी स्टिमुलस की बात होती है उसकी कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है। ये इकोनॉमी या मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये इन्फिनिट अमाउंट ऑफ करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स की। तो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये वो स्कूल ऑफ थॉट है इन रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक्स जिसमें वो स्कार्सिटी पे बिलीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका मानना है कि भाई किसी भी चीज़ को जो वैल्यू मिलती है वो उसकी स्कार्सिटी की वजह से मिलती है। स्कार्सिटी यानी कि भाई उस चीज़ की प्रेजेंस कितनी कम है आपके आसपास के एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं यूजुअली अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ करता हूँ और अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। तो पहली चीज़ है मनी और दूसरा है करेंसी। सो मुझे एक चीज़ जो कि नोटिस करने को मिली है वो ये है कि थ्रू आउट आवर लाइफ्स, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो या हमारे फ्रेंड्स हो, हम एक चीज़ नोटिस करते हैं इवन अमंग आवर सेल्स, खुद में भी हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि भाई वी डिवोट आवर लाइफ, वी डिवोट आवर टाइम, डिवोट आवर एनर्जी टू वर्क, वी लुक फॉर जॉब्स, एंड इन सब का कारण क्या है? तो वो है बेसिकली टू अर्न मनी। तो हम यहाँ पे जनरली क्या टर्म यूज़ करते हैं? मनी। तो हम हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हर कोई इतने लंबे समय तक पढ़ाई करता है, कॉलेज से हम डिग्रीज लेते हैं, हम जॉब्स ढूंढते हैं, किस चीज़ के लिए? पैसा कमाने के लिए, मनी के लिए। एग्जैक्टली मनी है क्या ये लोगों को क्लियर नहीं है। वो मनी और करेंसी को जनरली एक ही वे में लेके चलते हैं। तो मैं आज उस मिथ को मैं बस्ट करना चाहता हूँ कि भाई मनी और करेंसी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली हम कैसे समझ सकते हैं? वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को मनी बनने के लिए या किसी भी चीज़ को करेंसी बनने के लिए कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस चीज़ के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले हम करेंसी से हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिनके होने के बाद हम उस चीज़ को एज ए करेंसी यूज़ कर सकते हैं? तो पहली चीज़ है भाई इट शुड बी अ मीडियम ऑफ अकाउंट। मीडियम ऑफ अकाउंट यानी कि भाई जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, उस करेंसी को कमाते हैं या खर्च करते हैं, तो आप उस चीज़ की अकाउंटिंग कर सकें। आप अपने ट्रांजैक्शंस को बहुत ही आसानी से किसी लेजर पे या किसी खाते पे नोट डाउन करके जो आपका अकाउंट है उसमें कितना पैसा बाहर गया है, कितना अंदर आया है, इन चीज़ों की आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि भाई डिविजिबल होना। अब डिविजिबल किस वे में? अभी जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज़ का एक नोट है। उस 500 रुपीज़ के नोट को अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे चेंज करा के भाई 500 रुपीज़ के नोट्स रख सकता हूँ, या मैं 50 रुपीज़ के नोट रख सकता हूँ, 10 रुपए के नोट रख सकता हूँ, या फिर मैं इन सब का कॉम्बिनेशन रख सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, मैं एक सर्टेन अमाउंट को डिवाइड कर सकता हूँ और छोटे अमाउंट्स में। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा है ट्रांसपोर्टेबल। ट्रांसपोर्टेबल यानी कि मैं उसे बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। चौथा, लाइक करेंसी शुड बी रिकॉग्नाइजेबल। रिकॉग्नाइजेबल किस वे में? कि भाई उस चीज़ को दूसरा बंदा भाई उसे देखता है तो वो उस चीज़ को एक बार में पहचान सके, क्योंकि ये करेंसी अगर मैं 100 रुपये का नोट बाहर जाते हुए किसी दुकानदार को दिखाऊं या अपने दोस्त को दिखाऊं या मैं किसी अनजान आदमी को दिखाऊं, वो देखते सार समझ जाएगा कि भाई ये 100 रुपये का नोट है, इसकी 100 रुपीज़ की वैल्यू है जिसे हम मार्केट में यूज़ कर सकते हैं चीज़ें खरीदने के लिए या कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। टेंजिबल,
टेंजिबल का मतलब क्या है, ये एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। तो टेंजिबल जो है इसका मतलब होता है कि भाई एक ऐसी चीज़ जिसे आप छू सको। तो अगर हम पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बेसिकली इंफॉर्मेशन एज के शुरू होने से पहले करेंसी बेसिकली हम नोट्स या कॉइन्स के फॉर्म में देखते हैं, तो वही वो टेंजिबल होती हैं, हम उसे फिजिकली अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं। बट अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम से लाइक इंफॉर्मेशन एज स्टार्ट हुई है, और जैसे जैसे हम एक डिजिटल फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे डिजिटल करेंसीज भी डेवलप हो रही है। एंड उनके बारे में मैं फ़िलहाल तो डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, वो आगे का टॉपिक है। बट ठीक है, टेंजिबल अगर आप पुराने समय से इस चीज़ को लेते आ रहे हैं तो ठीक है, टेंजिबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि करेंसी में हम यूजली रखते हैं। उसके बाद में भाई एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं फंजिबल। फंजिबल का सीधा सीधा मतलब ये है भाई मेरे जेब में जो 100 रुपये का नोट है और आपके जेब में जो 100 रुपये का नोट है, हम अगर किसी दुकान में सेम सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो भाई मुझे भी उस 100 रुपये में वो सामान उतने ही अमाउंट में मिलेगा जितने अमाउंट में आपको मिलेगा, क्योंकि भाई दोनों 100 रुपये दे रहे हैं। तो मेरे जेब में चाहे वो 100 का नोट हो या आपकी जेब में 100 का नोट हो, उसकी जो परचेजिंग पावर है, जो परचेजिंग कैपेसिटी है, वो दोनों के लिए बराबर है। अब भाई ये तो हो गई सारी करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम मनी की बात करते हैं तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक साथ लीजिए और उसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक आप ऐड कर लीजिए, स्टोर ऑफ वैल्यू। मैं वापस से रिपीट करूँगा, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब ये बताइए, करेंसी में क्या आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं? वैल्यू को स्टोर करने का सेंस क्या है कि बहुत लंबे समय तक वो करेंसी क्या अपनी जो परचेजिंग पावर है उसको मेंटेन करके रख सकती है। आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, भाई आज 1000 रुपए की जो वैल्यू है, क्या आज से 5 साल बाद भी उसकी वैल्यू इन द सेंस उसकी जो परचेजिंग पावर है, क्या आज से 5 साल बाद भी वो उतनी ही रहेगी? क्या आज से 10 साल बाद भी वो उतनी ही रहेगी? क्या वो बढ़ जाएगी? क्या वो कम हो जाएगी? तो जनरली ये देखा गया है कि वो बढ़ती तो नहीं है। तो आप कोई भी करेंसी ले लीजिए दुनिया की, आपको एक ट्रेंड बहुत ही कॉमन सा देखने को मिलेगा कि भाई किसी भी करेंसी को आप एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम के साथ वो करेंसी हमेशा अपनी वैल्यू या अपनी जो परचेजिंग पावर है उसको धीरे धीरे लूज करते जाती है। ओके, मनी की जब हम बात करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, हमारा ये मानना है, और हमारा क्या ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स या फिर किनेशियन इकोनॉमिक्स हो, मनी का जो सबसे पुराना रूप जो हम देख सकते हैं, जो आज से नहीं पिछले 5000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन आज तक उस चीज़ को हम वैल्यू देते हैं और हम ये मानते हैं कि भाई इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। उस चीज़ की 5000 साल पहले भी एक अच्छी परचेजिंग पावर थी और आज भी उसकी एक अच्छी परचेजिंग पावर है। वो क्या है? वो है हमारे प्रीशियस मेटल्स। मेनली 2 मेटल्स की हम बात करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। तो मेरे हिसाब से तो जो ओरिजिनल मनी है, जिसके अंदर सारी करेंसी की प्रॉपर्टीज़ तो हो ही, साथ ही साथ इट शुड बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, सो गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये हमारे स्टोर ऑफ वैल्यू है, आज से नहीं पिछले 5000 साल से। दिस इज़ व्हाट रियल मनी इज़। आपकी जेब में या आपके वॉलेट में या आपके पर्स में जो 100 का नोट है, जो 500 का नोट है, वो 2000 का नोट हो, कितना ही बड़ा नोट हो, चाहे वो रुपी हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाउंड स्टर्लिंग हो, चाहे वो यूरो हो, सब के सब क्या है? करेंसी है। कोई भी रियल मनी नहीं है, सब के सब करेंसी है। क्यों? अगर आप उनके पास में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनकी जो परचेजिंग पावर है वो टाइम के साथ हमेशा नीचे ही गिरती गई है, या आप ये कह सकते हैं कि भाई टाइम के साथ हमेशा आपको एक ज़्यादा अमाउंट में उस करेंसी की ज़रूरत पड़ी है उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए जो आप पहले लिया करते थे। वे एक टाइम पे 10 रुपये की जो हम चॉकलेट खरीदते थे, आज वही चॉकलेट हमें 20 रुपीज़ की मिल रही है। तो हमारा जो एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। या आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारी करेंसी की जो परचेजिंग पावर थी वो जस्ट हाफ हो चुकी है। तो भाई ये तो हो गया हमारा जो सबसे मेन पॉइंट था डिस्कशन का, कि भाई साउंड मनी जो है, तो उसमें हमें समझ में आ गया भाई साउंड मनी क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। दूसरा था भाई हमारा करेंसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी हमने क्लियर कर लिया है। तो इसमें एक और चीज़ अभी रिसेंटली ऐड हुई है, जैसा मैंने इन्फॉर्मेशन एज के बारे में बात की थी, भाई द रिच डैड पुअर डैड के जो बहुत ही फेमस ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उनके हिसाब से देर आर 3 टाइप्स ऑफ मनी। पहला उनका कहना है कि भाई गवर्नमेंट मनी, बट गवर्नमेंट मनी जो है वो किस वे में प्रेजेंट होती है, किस वे में हम लोगों को अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। दूसरा उनका कहना है देयर इज गॉड्स मनी। अब वो उसे गॉड्स मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई इंसानों के आने से भी पहले ये जो फॉर्म है मनी का, ये हमारे प्लेनेट अर्थ में था, जो कि क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, या हमारे जो प्रीशियस मेटल्स हैं। और इंफॉर्मेशन एज में आने के बाद जो अभी एक नई फॉर्म की मनी ओरिजिनेट हुई है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं भाई पीपल्स मनी, या जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी आपसे,
डिजिटल करेंसी, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट या आप कह सकते हैं वो करेंसी जिसने एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज किया है, या आप ये कह सकते हैं कि भाई वो करेंसी या वो मनी जो हमारे आने वाले कल को एक डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ाते ले जा रही है. ओके, इट इज़ पेविंग अ वे फॉर अ न्यू इकोनॉमिक revolution and like devising, or it has come up with a new technique to enter an entirely new economic realm. तो पहले का जो सिस्टम हम अभी तक देखते आए हैं पिछले more than 100 years से, वो इकोनॉमिक सिस्टम और आने वाला जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाले हैं. और डिजिटल करेंसीज का आगे हमारे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. अगर आप टेक्निकल डेवलपमेंट्स को फॉलो करते हैं तो शायद आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया होगा. बट अभी के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम अभी भी जो हमारा ओल्ड सिस्टम है उस पर ही वर्क कर रहे हैं. अब मैं चाहता हूँ कि भाई हम एक और चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, जिसे हम कहते हैं फिएट मनी और फिएट करेंसी. फिएट करेंसी कहना ज़्यादा सही होगा. तो भाई फिएट करेंसी क्या है? फिएट करेंसी का जो बेसिक डेफिनेशन है, एनी करेंसी विच हैज़ वैल्यू बाय डिक्री. टू हैव वैल्यू बाय डिक्री का मतलब क्या होता है? एक रूलिंग पावर है जिसका ये कहना है कि भाई ये जो हम करेंसी इशू कर रहे हैं इसकी एक सर्टेन वैल्यू है, या फिर इसको आप एज अ लीगल टेंडर अपने ट्रांजैक्शंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन रुपी हो गया, यूएस डॉलर हो गया. तो अभी के टाइम पे दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं, किसी भी कंट्री की हो, किसी भी नेशन की हो, राइट नाउ all of these currencies are nothing but fiat currency. अब fiat currency कैसे बनी? तो fiat currency बनने के पीछे का भी रीज़न ये है, अगर आप हिस्ट्री थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि भाई एक टाइम था जब यूएस डॉलर्स इशू होते हैं. यूएस डॉलर्स कहाँ इशू होते हैं? अमेरिका के सेंट्रल बैंक में, जिसे हम बोलते हैं द फेडरल रिजर्व. तो वहाँ पर जब पहले यूएस डॉलर्स इशू होते थे तो उनकी बैकिंग में गोल्ड को रखा जाता था. तो 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट के थ्रू जो फेडरल रिजर्व उसे एस्टैब्लिश किया गया था यूएस में. एंड उसके बाद ये हुआ कि भाई जो एक नए यूएस डॉलर को हमको मार्केट में लाना है, तो उस टाइम पे आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट आर्टिकल, आई थिंक इट वाज आर्टिकल 21A और समथिंग. तो उसके थ्रू ये हुआ कि भाई उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उन्होंने बोला कि भाई जो भी सिविलियंस हैं या पब्लिक ओनरशिप ऑफ गोल्ड को बेसिकली पहले उन्होंने सबसे पहले क्रिमिनलाइज किया कि भाई कोई भी सिविलियन जो है वो गोल्ड नहीं रख सकता. एक उन्होंने कुछ सर्टेन अमाउंट फिक्स की थी, उससे आप गोल्ड नहीं रख सकते. तो वो क्या करते थे कि भाई अगर आपके पास गोल्ड है तो वो उसे कॉन्फिस्केट कर लेते थे, या वो उस गोल्ड को आपसे ले लेते ताकि उसके अगेंस्ट वो डॉलर्स प्रिंट कर सकें. तो उस टाइम पे ये था कि अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड उनके पास इकट्ठा हुआ है तो उसके अगेंस्ट अब वो डॉलर्स प्रिंट करें, उसके लिए दे नीड अ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर इट, राइट, कि भाई कितने गोल्ड के अगेंस्ट आप कितना डॉलर प्रिंट कर सकते हैं. तो उन्होंने पहले उसे सेट किया था भाई $20.67 आई गेस, इसके आसपास. तो ये था कि भाई अगर उनके पास 1 आउंस गोल्ड है तो उसकी बैकिंग रखते हुए वो $20.67 इशू कर सकते हैं. तो बेसिकली उन्होंने लोगों का सारा गोल्ड लिया, उसके बदले उन्होंने उन लोगों को डॉलर्स दिए. कुछ टाइम बाद भाई लोगों ने ये नोटिस किया कि बहुत ही एक छोटे स्पैन में जो गोल्ड की वैल्यू है वो एक्चुअली $20.67 से बढ़ के अराउंड $37 समथिंग हो गई थी, जो कि एक बहुत ही छोटे स्पैन में हुआ. तो लोगों को ये लगा कि भाई हमारे जो गोल्ड की वैल्यू है, आप ये कह सकते हो कि डॉलर के टर्म्स में इंक्रीज़ हो गई है. गोल्ड को ओन करना ही वहाँ पे एक क्रिमिनल एक्ट था, तो लोग वहाँ पे अलग से और ज़्यादा सोना तो खरीद नहीं सकते थे. तो लोगों ने उस सिस्टम को कंटिन्यू किया. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ भाई? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दुनिया के नेशंस हैं, जो बड़े नेशंस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. एंड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बेसिकली ये डिसाइड किया गया कि भाई जो यूएस है, यूएस को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, और यूएस की जो करेंसी है, यूएस डॉलर है, इसे हम वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी मान के रख सकते हैं. वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बनने से भी क्या हुआ कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते, उसमें यूएस डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती. तो वेस्टर्न नेशंस इस चीज़ को लेके अग्री हुए कि ठीक है, हम यूएस डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी रखते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई जो फेडरल रिजर्व में यूएस डॉलर्स की प्रिंटिंग हो रही है, तो एवरी यूएस डॉलर, हर यूएस डॉलर जो है उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग है, इसलिए लोगों का काफ़ी ज़्यादा भरोसा था उस पर. अब कुछ टाइम बाद, आई थिंक अराउंड 1950s या 1960s के आसपास, जो फ्रांस के उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो यूएस डॉलर की जो सर्कुलेशन है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है. तो उन्हें ये लगा कि भाई इवन दो यूएस ने, उस टाइम क्या हुआ था भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएस जो था
वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स से कंज्यूमर प्रोडक्ट सप्लाई करता था यूरोप में, क्योंकि उस टाइम पे भी जो यूरोपियन नेशंस थे वो सब तो वर्ल्ड वॉर में बिजी थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये था कि भी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, अब वहाँ पे गन्स बन रही थी, वेपन्स, आर्टिलरीज, टैंक्स बन रहे थे। तो भाई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मिलता कहाँ से? तो क्योंकि भाई सारे नेशंस वॉर में बिजी थे, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं रहा था, तो उन्हें वो चीज़ें सारी इंपोर्ट करनी पड़ती थी। कहाँ से? यूएस से। और जो भी पेमेंट था यूएस भाई उनसे वो गोल्ड में लेता था। तो यूएस के पास वेस्टर्न यूरोप का ऑलमोस्ट सारा गोल्ड आ चुका था। अब जब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने आगे चल के ये चीज़ नोटिस की भाई इंटरनेशनल मार्केट में जो यूएस डॉलर्स इतने ज़्यादा घूम रहे हैं, तो उन्हें ये डाउट हुआ कि भाई एक्चुअली इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इनके पास जो भी भाई गोल्ड रिजर्व हो, बट उस टाइम पे गोल्ड की जो वैल्यू चल रही थी उसके कंपैरिजन में इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई तो बहुत ज़्यादा लग रही है। ये डाउट उन्होंने अपने बाकी कुछ यूरोपियन नेशंस के साथ भी शेयर किया। उन्होंने फिर उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि भाई हम ये करते हैं कि भाई क्योंकि हमारे मार्केट में भी हम यूएस डॉलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि भाई इन यूएस डॉलर्स का हम वापस यूएस भेजना चालू करते हैं और उसके बजाय हम उनसे वापस से गोल्ड खरीदना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे एक चीज़ चलती थी जिसे हम बोलते हैं भाई गोल्ड विंडो कहते हैं कि भाई उस टाइम गोल्ड विंडो ओपन थी, यानी कि अगर आपके पास यूएस डॉलर है तो आप उस यूएस डॉलर को, बेसिकली यूएस डॉलर एक रिसीट की तरह काम करता था। अब अगर आप लॉन्ड्री पे जाते हैं, आप वहाँ पे भी अपना एक कोट या ब्लेजर देते हैं ड्राई क्लीन करने के लिए, आपको उसके अगेंस्ट जो वर्कर है या ओनर है वो आपको एक रिसीट देता है कि भाई आपका ब्लेजर अभी मेरे पास है, 3 दिन बाद आप आइए ड्राई क्लीन करके ये रिसीट मुझे दीजिएगा, तो इसके अगेंस्ट मैं आपको आपका ब्लेजर लौटा दूंगा। सेम वे में डॉलर किस वे में फंक्शन करता था? एज अ रिसीट, कि भाई अगर आपके पास डॉलर है, आप डॉलर लेके आइए, आप हमें जो आपके पास डॉलर है वो दे दीजिए, हम आपको उसके अगेंस्ट गोल्ड दे देंगे। जब यूरोपियन नेशंस ने ये चीज़ की तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट निक्सन थे उन्हें ये चीज़ पहले से क्लियर थी कि एक्चुअली जो यूएस है वो अपने पावर का गलत यूज़ कर रहा था। किस वे में? कि भाई उनके पास एक्चुअली इतनी गोल्ड बैकिंग नहीं थी जितनी वो करेंसी प्रिंट कर रहे थे। सो बताया जाता है कि भाई उनके पास जो गोल्ड बैकिंग थी उससे ऑलमोस्ट 8 टाइम से उससे ज़्यादा करेंसी वो ऑलरेडी प्रिंट कर चुके थे। तो प्रेसिडेंट निक्सन को भाई इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ या आभास हुआ कि भाई अगर जो भी इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर्स घूम रहे हैं उसमें से 1/8 यूएस डॉलर्स भी वापस अगर हमारे गोल्ड विंडो के थ्रू भाई हमारे पास वापस आते हैं तो हमारा जो भी गोल्ड रिजर्व है इट इज़ गोइंग टू बी डिप्लीटेड, हमारा सारा गोल्ड रिजर्व खत्म हो जाएगा। तो जिस टाइम पे बहुत फायरसली यूरोपियंस यूएस डॉलर दे के वापस अपने गोल्ड को बाय बैक कर रहे थे, उस टाइम पे 1971 द डेट वाज 14th अगस्त आई गेस। सो उस टाइम पे प्रेसिडेंट निक्सन ने वो गोल्ड विंडो को क्लोज कर दिया। ठीक है, गोल्ड विंडो क्लोज होते ही क्या हुआ, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पे ये चीज़ जो रखी गई थी कि गोल्ड को हम स्टैंडर्ड मानते हैं जिसके अगेंस्ट यूएस डॉलर की प्रिंटिंग होती है, और यूएस डॉलर को स्टैंडर्ड मान के दुनिया की हर दूसरी जो करेंसी है वो क्या करेगी, ट्रेड करेगी या अपने ट्रांजैक्शंस करेगी। जैसे ही प्रेसिडेंट निक्सन ने इस गोल्ड विंडो को क्लोज किया, यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो भाई गोल्ड की एक सिक्योरिटी थी वो उसी टाइम इवेपोरेट हो गई, उसी टाइम वो वहाँ से गायब हो गई। अब क्या हुआ, यूएस डॉलर के अगेंस्ट क्या बचा भाई? कुछ भी ना। यूएस डॉलर के अगेंस्ट इट्स जस्ट एयर, कोई गोल्ड की बैकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही गोल्ड की बैकिंग खत्म हुई है, जैसे ही एक स्टोर ऑफ वैल्यू का बेसिकली जो एक पिलो था यूएस डॉलर के पीछे वो जैसे ही हटा, उसी टाइम पे यूएस डॉलर बिकेम व्हाट, इट बिकेम अ फिएट करेंसी, यानी कि करेंसी के एक ऐसी करेंसी जिसकी बैकिंग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये बोला जाता है कि भाई उसकी एक वैल्यू है, और क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि भाई उसकी एक वैल्यू है तो आप मानते हैं कि चलो ठीक है हम अपने एवरीडे ट्रांजैक्शंस के लिए इस करेंसी को यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट अ करेंसी, इट इज़ अ फिएट करेंसी, इसकी बैकिंग में कुछ भी नहीं, इट इज़ नॉट रियल मनी। तो ये तो एक बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री कह लीजिए। मे बी आगे चल के थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट मैंने बोला कि भाई जब हम साउंड मनी की बात कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी सी फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक ग्लिम्स ले लिया जाए। तो आज का पॉडकास्ट का हमारा मेन टॉपिक जो था अभी साउंड मनी, वो आई रियली होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग है, मैं टाइम के साथ चीज़ों को भी इम्प्रूव करता रहूँगा। बाकी जो मैंने इस पॉडकास्ट के हिसाब से जो अपने नोट्स बनाए थे उसमें सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी टिक कर चुका हूँ, चाहे वो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स और केनेडियन इकोनॉमिक्स हो, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, स्कार्सिटी और इन्फिनिट सप्लाई, मनी और करेंसी के बीच का डिफरेंस क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर क्यों हम आज भी इनको इतना वैल्यूबल मानते हैं, भी आने वाला जो हमारा फ्यूचर है जो कि एक डिजिटल फ्यूचर होना चाहिए, उसमें किस टाइप की मनी, किस टाइप की करेंसीज हम यूज़ कर सकते हैं।
या एक और प्रॉपर्टी मैं बताना भूल गया कि मनी का ये रहता है कि इट इज़ अ लिक्विड कमोडिटी। लिक्विड कमोडिटी क्या होता है, उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसमें आप बहुत ईजिली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सोने का एक सिक्का है, ओके, सोना क्या है, गोल्ड को हम एज अ कमोडिटी लेते हैं, है ना, गोल्ड इज़ अ कमोडिटी। तो अगर आपके पास सोने का एक सिक्का है तो उस सोने के सिक्के को भी आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं और आप बहुत सारे टाइप के डिफरेंट ट्रांजैक्शंस उसे यूज़ करके कर सकते हैं। चाहे आपको नॉर्मल शॉपिंग करनी हो या आपको कोई भी सामान लेना हो, किसी बिजनेस से लेना हो या किसी इंडिविजुअल से लेना हो, आप बहुत सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड की एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसकी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसी के अगेंस्ट भी अगर आप एक बैरल ऑयल लेके घूमेंगे और मार्केट में एक बैरल ऑयल लेके, तो पहली बात आप निकलेंगे नहीं। अगर आप निकलते हैं तो ये हो जाएगा कि भाई क्या जिस शॉप में आप गए हैं, चाहे वो कोई शोरूम हो या किसी एक इंडिविजुअल के पास आप गए हैं कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, उसके अगेंस्ट मैं आपको एक बैरल ऑयल दूंगा। आई डोंट थिंक कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्टोर ओनर उस बैरल ऑफ ऑयल को आपसे एक्सेप्ट करेगा। तो इस टाइप की जो कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे ऑयल है, इनकी मार्केट में डिमांड है बट एक डिफरेंट वे में, ओके। और गोल्ड एंड सिल्वर की जो मार्केट में डिमांड में है वो बिल्कुल दूसरी वे में है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बोला कि भाई इससे पहले डिस्कस करना भूल गया था, तो इस पॉइंट को भी हम कवर कर लेते हैं। इसके अलावा बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि भाई रियल मनी जो है, रियल मनी, गोल्ड, सिल्वर, इसमें मैं बिटकॉइन को भी ऐड करना चाहूँगा और उसके बारे में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें जिन्हें आप स्टोर करके रखना चाहेंगे। आप कभी भी करेंसी को स्टोर करके नहीं रखना चाहेंगे। क्यों? सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट यही है क्योंकि करेंसी की बैकिंग में पहली बात कोई सॉलिड कमोडिटी नहीं है, कोई सॉलिड एसेट नहीं है। दूसरा, करेंसी की कोई सप्लाई फिक्स नहीं है, वो टाइम के साथ बढ़ती ही जाती है। तीसरा, सेंट्रल बैंक्स करेंसी प्रिंट करते रहेंगे जिसकी वजह से उसकी परचेसिंग पावर हमेशा कम होगी। चौथा, करेंसी इज़ नॉट अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ओके। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, करेंसी इज़ फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस ओनली। ईजी ट्रांजैक्शन करने के लिए ही करेंसी का एक्चुअल यूज़ है और एक्चुअल यूज़ होना चाहिए। कभी भी आपकी जो मेहनत है, आप जो एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो अपना ऑफिस का काम हो, फील्ड वर्क हो, डे जॉब हो, जिस वे में भी हो, फिजिकल वर्क हो, मेंटल वर्क हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस एनर्जी को आप चैनलाइज करना चाहेंगे किस चीज़ में? पहले तो उस एनर्जी से यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, और किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के बाद भाई जो आपका एक फिजिकल या मेंटल इनपुट रहा है उस चीज़ को आप स्टोर करके रखना चाहेंगे। आप नहीं चाहते कि भाई आपने जो इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की है उसकी कोई वैल्यू ना रहे, तो आप अपनी एनर्जी को किसी ऐसी चीज़ में स्टोर करके रखना चाहेंगे जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाए, या किसी ऐसी चीज़ में जो बहुत लंबे समय तक अपनी वैल्यू को होल्ड करके रख सके, मेंटेन करके रख सके। इसलिए पुराने समय से एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि क्यों गोल्ड एंड सिल्वर को एज रियल मनी ट्रीट किया जाता है। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी और इम्पोर्टेंट रीजंस हैं, काफ़ी और थ्योरीज़ हैं जो कि काफ़ी डीप में जाती है, जिनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बहुत सारा कंटेंट है वैसे तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल आई हैड टू डिस्कस, एंड इससे ज़्यादा मैं अभी चीज़ें कवर नहीं करना चाहूँगा। आप कह सकते हैं दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो, एक मैक्रो सीन में, एक मैक्रो सिनारियो में थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए। हल्की सी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी, जो मॉडर्न फाइनेंशियल हिस्ट्री हल्की सी हमने उस पर भी चीज़ों को समझा है, बट दैट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। काफ़ी सारा कंटेंट अभी इसमें है, एंड आई विल मेक श्योर एंड एनश्योर कि भाई इस टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के सामने लाते रहूँ। एंड आई रियली होप कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को हमेशा सुनने को नहीं मिलती होंगी, या जिन चीज़ों के बारे में उतना यूजुअली डिस्कशन नहीं होता है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स पे वो चीज़ों को बताते हैं, डिस्कस करते हैं। बट मेरा चैनल या मेरा पॉडकास्ट उस वे में चीज़ों को आगे नहीं ले जाएगा, या मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ। लाइक आई डोंट वांट टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी सो रेडिली अवेलेबल। तो मार्केट्स के बारे में भी जैसे हम डिस्कस करेंगे, मैं ऐसी चीज़ें नहीं डिस्कस करना चाहता कि भाई स्टॉक मार्केट क्या है, या स्टॉक मार्केट में आप कैसे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट खोलें
ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो ये सारे जो फाइनेंस के टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी इन पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बट मुझे क्या लगता है ये सारी बहुत ही ऊपर की चीज़ें हैं। मैं थोड़ा डीप में जाना चाहता हूँ, अंदर की बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि उतनी रेडली आपको अवेलेबल नहीं है, चाहे वो टीवी चैनल्स हो या जो भी आप हिंदी पे कुछ अच्छे एजुकेटर्स को या कुछ अच्छे फाइनेंस रिलेटेड चैनल्स को फॉलो करते हैं, वहाँ शायद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, क्योंकि वो क्या है जनरली वो बहुत ही एक आप कह सकते हैं एक सर्टेन सब्जेक्ट या एक सर्टेन टॉपिक को पकड़ के ही वो चीज़ों को हमेशा लेके जाते हैं। और ठीक है, उनका जो मेन पर्पज़ है वो एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने का है, ठीक है, लोगों के डाउट्स क्लियर करने का है, दिस एंड दैट। मेरा जो पर्पज़ है वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को बाहर लाने का है, सामने लाने का है जो रेडली अवेलेबल नहीं है, जिन चीज़ों को मुझे लगता है कि भी लोगों को पता होना चाहिए, बट ठीक है, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कभी डिस्कशन होता नहीं है। सो आई रियली होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप लोगों को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को पता चलेगा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो शायद इससे पहले कभी आपने, जिन चीज़ों पे बेसिकली कभी इससे पहले आपने ध्यान ना दिया हो। ओके, सो आई थिंक फर्स्ट एपिसोड जो है हमारा साउंड मनी के फॉर्म में स्टार्ट करना एक आई थिंक काफ़ी सही टॉपिक रहा है। एंड इसके बाद में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वैसे डिस्कस करने के लिए, तो उसके लिए मैं अभी कंटेंट और बनाऊंगा। एंड आई डोंट नो, नेक्स्ट पॉडकास्ट परहैप्स विद इन दिस वीक या नेक्स्ट वीक मैं रिकॉर्ड करता हूँ। उसके अलावा भाई कुछ इम्पॉर्टेंट अगर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं तो मैं वो चीज़ें भी यहाँ पे शेयर करूँगा। और लाइक इस पॉडकास्ट को हिंदी में रखने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि भाई बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका कंटेंट हिंदी में उतना रेडली अवेलेबल नहीं है। सो ऑनेस्टली अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, वो मेनली मैंने जो वेस्टर्न वर्ल्ड के फॉरेन के चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एपैक हो, नॉर्थ अमेरिका हो, वहाँ के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के जो बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं, वहाँ के जो बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं, उनका जो नॉलेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनके थ्रू मैंने चीज़ों को पकड़ा, समझा है। ओके, यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की है, इतना ज़्यादा लोग इन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते या बात नहीं करना चाहते इन टॉपिक्स पे, बट ठीक है, एक डिफरेंट अप्रोच लेके बेसिकली मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। सो आई रियली होप यू गाइज लाइक दिस फर्स्ट एपिसोड फॉर दिस पॉडकास्ट and I'll be back with another episode. I hope you guys are doing good during this time of lockdown. अपना ध्यान रखिए। थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, यू कैन गो देयर, यू कैन वॉच द वीडियोस, काफ़ी कुछ सीखने को है वहाँ पर भी। बाकी यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @JG Speaking। ओके, इंस्टाग्राम पे माई अकाउंट इज़ @JG Speaking अगैन। मेरा टेलीग्राम पे चैनल भी है। ओके, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। सो आई रियली होप जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग कनेक्ट हो पाएँ उतना ज़्यादा सही है, बिकॉज काफ़ी अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे स्प्रेड करता हूँ और अलग वे में मैं सारे प्लेटफॉर्म्स को भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप यू गाइज आर हैविंग अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। चीयर्स।